कि इस प्रयास और परिकल्पना पर बोलूंगा, फिर उसके बाद आपके सवाल लेंगे। 2 मई 2022 को मैंने ये अभियान शुरू करा है, जिसके मूल में कहीं न कहीं बिहार का वो सपना है कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर और बेरोजगार राज्य है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपके ही जिले के श्री बाबू जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गणना होती थी। आज बिहार की दुर्दशा ये है कि हम लोग ज्यादातर विकास के मानकों पर 28वें नंबर पर हैं, देश में सबसे निचले स्थान पर है। तो जन स्वराज की जो पहली सोच है कि अगले 10 वर्षों में बिहार को वापस से देश के अग्रणी 10 राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, इसी सोच को लेकर मैं बिहार वापस आया हूँ 2.5 साल पहले और ये अभियान की शुरुआत हुई। जब अभियान की शुरुआत हुई तो जनता को जगाना, समझाना, बताना कि वोट कैसे करना है, क्या मुद्दे, ये तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो लोग बताते रहे हैं कि वो है राजनीतिक विकल्प का अभाव। बिहार में पिछले 30-35 साल से समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता आया है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों को ये समझ नहीं है कि उनके नेताओं ने काम नहीं किया, शिक्षा रोजगार की व्यवस्था नहीं की, या वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सब कुछ जानने समझने के बाद भी जनता उनको वोट इसलिए करती है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस अभियान का एक उद्देश्य, जो 2-2.5 वर्ष में पैदल चला हूँ, उसका एक उद्देश्य था कि बिहार के जनमानस को साथ लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए। और 2 साल करीब 5000 गांव में पैदल चलने के बाद 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जिस दल की नींव रखी गई पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसका ही नाम है जन स्वराज। ये दल किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। इसको 10-15 बड़े नेताओं ने पटना में, दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किया है, बल्कि ये दल बिहार के उन सभी लोगों का है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और बिहार में भी तरक्की हो, शिक्षा और रोजगार की बात हो, इससे सहमत हो। ऐसे ही लोगों ने मिलकर इस दल का निर्माण किया है। मैं इसका नेता नहीं हूँ, मेरी भूमिका इसके सूत्रधार की है, इसको साथ में जोड़ने बनाने की है। नेता दल का वो होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको लोग मिलकर तय करेंगे। इस दल में जो नेता जुड़े हुए हैं वो सब मिलकर तय करेंगे। आज मैं आपको इसका अगुवा दिख सकता हूं, लेकिन हम इसके हमेशा अगुवा रहें इसलिए जरूरी नहीं है। बिहार में हमसे बहुत काबिल लोग हैं, बहुत युवा हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जिनकी योग्यता, क्षमता हमसे बहुत बेहतर है। जरूरत इस बात की है कि एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म बने जिस पर सभी लोग मिलकर आकर काम करें, ताकि एक नए व्यवस्था की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा सके। एक शब्दों में अगर हम कहें तो जन स्वराज आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजादी से पहले जिस किसी को भी देश की आजादी में कुछ न कुछ योगदान करना होता था, वो बिना कुछ सोचे समझे उस समय की कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। और उस समय की कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो श्री बाबू की कांग्रेस थी, लाला बाबू की कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में ये व्यवस्था थी कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता था। तो हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय लोग आजादी की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़े, कोई प्रभात फेरी निकाला, किसी ने अखबार निकाली, किसी कोई धरने पर बैठा, कोई जेल में गया, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई बम फेंक कर आया। जिसकी जो क्षमता थी, जो समझ थी, उसने किया, लेकिन वो करने का माध्यम था कांग्रेस। उसी तरीके से आज जन स्वराज वो व्यवस्था है, वो विकल्प है, वो प्लेटफॉर्म है। जो भी बिहार को गरीबी, बदहाली से निकालने के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है, वो आए, जन स्वराज में जुड़े। और जन स्वराज उसको ये मौका देता है, ये अवसर देता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ बिहार की बदहाली से बिहार को निकालने के लिए योगदान कर सके। इसी भूमिका और इसी प्रयास के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले 6 महीने में अब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। जन स्वराज ने पहले से घोषणा की है कि हम लोग कुल 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ताकि बिहार की जनता के पास जो पिछले 30-35 साल
कि राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, विकल्प के अभाव में गलत लोगों को वोट देने की परिपाटी है, वो खत्म हो और उनके सामने एक सशक्त, बेहतर, ईमानदार लोगों का विकल्प हो। जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है तो फिर से बिहार को श्री बाबू का बिहार बनाने का, श्री बाबू के जमाने में जो बिहार की स्थिति थी वैसे बिहार की स्थिति फिर से पैदा करने की जो कोशिश और जो सोच है, उसी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। अब आपके सवाल आप कर सकते हैं। मेरे अलावा जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी यहाँ जानकार लोग हैं, वो हमसे बेहतर बरबीघा और लखीसराय शेखपुरा को समझते हैं। अगर आपका कोई सवाल उनसे मुखातिब है तो उनसे भी आप सीधे सवाल कर सकते हैं। श्री बाबू को भारत रत्न देने की एक मांग चलती है, इसके आप देखिए, जहाँ तक भारत रत्न देने और न देने की बात है, समाज में देश के अलग अलग राज्यों में लोग अपने आइडियल्स के लिए जिसको भी वो नेता प्रणेता मानते हैं, लोगों की ऐसी मांग समय समय पर उठती रही है। आपने देखा है सत्ता में जो लोग रहते हैं उनको जो पसंद है, उनके विचारधारा से जो ज्यादा अलाइंड है, या जिनको उनको लगता है कि जिनको भारत रत्न या इस तरह के उपाधि और सम्मान देने से, मूर्ति लगाने से हमको वोट मिलेगा, लोग ये काम करते हैं। और ये परिपाटी कोई आज भाजपा ने शुरू नहीं की है, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता रहा है। और कई बड़े महापुरुष जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और कांग्रेस के नेताओं को पहले मिला। आज भाजपा वाले भी वही कर रहे हैं। आपने देखा अभी एक साल पहले इस राज्य के कई वर्गों के लोगों के सर्वमान्य नेता कर्पूरी जी को अब जाकर भारत रत्न मिला है। तो मुझे लगता है कि देश के स्तर पर इस तरह के सम्मान को देने की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, ताकि देश के हर उस व्यक्ति को जो सही में डिजर्व करता है, चाहे वो कृष्ण बाबू हो या और भी कई लोग हैं जिनके बारे में इतिहास या उस वर्ग से, उस राज्य से जुड़े हुए लोगों की ऐसी चाहत है कि उनको ये सम्मान मिले, लेकिन आज की व्यवस्था ने कहीं ना कहीं उनको भुला दिया है, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ताकि सिर्फ श्री कृष्ण बाबू की बात नहीं है। श्री कृष्ण बाबू अगर आज होते तो श्री कृष्ण बाबू किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है। इस राज्य के एक एक लोग जो भी बिहार से प्यार करता है वो श्री कृष्ण बाबू को, उनके कालखंड को, उनके द्वारा किए हुए काम को याद करता है। तो भारत रत्न मिलने से श्री कृष्ण बाबू बड़े हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। बिहार के लोगों के लिए श्री कृष्ण बाबू भारत रत्न पाने वाले नेताओं से भी बड़े व्यक्तित्व के नेता रहे हैं। अगर भारत रत्न देश में उनको मिलता है तो ये तो एक तरह से उनका ऋण वापस करने की बात है। जो उन्होंने किया है उसके तहत उनको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। जी, विधानसभा में आए दिन हंगामे होते रहते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है। नीतीश जी का नलगढ़ बातें होती रहती है, हर समय सुर्खियों में रहते हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है। ऐसा कैसे है कि उस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है। ऐसा कैसे है कि जब वो जिले में जा रहे हैं तो उनको जिले का नाम नहीं पता चल रहा है, या उन्होंने प्रेस से वार्ता करनी खत्म कर दी, पब्लिक मीटिंग में बोलना खत्म कर दिया। तो पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है और ये चर्चा को शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी है। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है, मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूं। मैंने पहली बार जनवरी
2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की। वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो इस राज्य का जो मुखिया है अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ है, उनको घेरे हुए है। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है। शराबबंदी पे क्या चल रहा है जनसुराज का? जनसुराज का एकमात्र राजनीतिक दल है बिहार में जिसने कहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। पहली बात ये समझिए कि बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं, तो जितने लोग शराबबंदी का गुणगान कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि शराबबंदी लागू है कहाँ कि हमको हटाना है। हमको तो सिर्फ उस गलत कानून को हटाना है जिसके तहत शराब की दुकानें बंद हैं और होम डिलीवरी चालू हो गया है। हमको उस कानून को हटाना है जहां जिसकी वजह से बिहार के गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के पास, यहाँ के नेताओं के पास, शराब माफिया के पास जा रहा है। हमें उस कानून को हटाना है जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब और पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, एससी समाज के लोग आज जेलों में बंद हैं। हमें उस कानून को हटाना है जिसको महिला सशक्तिकरण के नाम पर लागू किया गया है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है, खासकर भाजपाइयों से। कोई कहता है आपको कि भैया यहाँ से महिला सशक्तिकरण हुआ है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब अगली बार भाजपा के नेताओं से मिलिए तो उनसे जरूर पूछिए कि अगर शराबबंदी से इतना फायदा है, महिलाओं का इतना फायदा है, तो ये अच्छी मिठाई खाली बिहार के लोगों को क्यों दी जा रही है? देश में भाजपा की सरकार है, पूरा देश में लागू कर दो शराबबंदी। अगर है दम तो यूपी में लागू कर दो। यूपी के महिलाओं को ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कैसे है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के बिहार के नेताओं को लगता है कि बिहार में शराबबंदी से फायदा है? अगर बिहार में सही में शराबबंदी से फायदा है तो यूपी के महिलाओं को, यूपी के समाज को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। वहां पर भाजपा की सरकार है, वहां लागू करके दिखा दो। भाई ये बिहार को पीछे रखने की, बिहार के युवाओं को सूखा नशा में झोंकने की साजिश है। यहाँ के शराब माफिया को, अफसरों को भ्रष्टाचार करके रुपया कमाने का तरीका है। कोई इसका फायदा नहीं है, समाज में इसका हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कि वोट मिले न मिले, जिस दिन हम लोग की व्यवस्था बनी, 1 घंटे के अंदर इस गलत कानून को हटा दिया जाएगा। जहरीली शराब से सर पिछले कुछ दिनों मौतें भी हुई थी, लेकिन उसका आंकड़ा को लेकर के क्या कहेंगे? आंकड़ा सही दर्शाया गया था? भैया, जहरीली शराब के जो एपिसोड आप लोगों ने पत्रकार होने के नाते कवर किए, वो तो तब है जब सामूहिक तौर पर कुछ दुर्घटना होती है। व्यक्तिगत या किसी परिवार में गलत शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो मृत्यु हो रही है, उसको तो डर के मारे परिवार वाले रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो रिपोर्ट करेगा तो पुलिस वाला कहता है तुमको शराबबंदी वाले कानून में फंसा देंगे। हम तो 5000 गांव में पैदल गए हैं और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु न हुई हो, और ज्यादातर वो मामले ऐसे हैं जिसमें परिवारों ने इस मामले को रिपोर्ट नहीं किया। उनको 4 लाख का कानूनन जो कॉम्पनसेशन मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि लोकल स्तर पर जो पुलिस प्रशासन है उसको डरवा कर उससे केस नहीं होने देता। उसको मालूम है कि अगर जहरीली शराब पीने से मृत्यु का केस होगा तो उसकी भी नौकरी जाएगी, इसलिए वो केस होने ही नहीं देता है। तो मीडिया में सिर्फ वो खबरें आती हैं
जब सामूहिक कोई दुर्घटना हो जाती है, इंडिविजुअल घटना की तो कोई खबर ही लेने वाला नहीं है। इसके अलावा जो जहरीली शराब या अवैध तरीके से बनाए जाने वाले शराब के पीने से जो स्वास्थ्य का नुकसान है, बिहार में अगर स्टडी हो तो आपको पता चलेगा कि लिवर से रिलेटेड डिजीज, आप डॉक्टरों से जाकर बात कीजिए। जैसे वकील बता रहे हैं कि कोर्ट में शराबबंदी की वजह से खाली वही केस आ रहा है, वैसे डॉक्टर आपको बताएंगे कि जब से ये शराबबंदी लागू हुई है तब से लिवर सिरोसिस और लिवर से जुड़े हुए बीमारियों में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि गरीब आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा है, गलत तरीके से बनाई हुई शराब पीता है, उससे उसका लिवर या और जो अंग है वो डैमेज होते हैं, उसको देखने पूछने वाला कोई नहीं है। सर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी, देखिए मुझे ये सवाल पूछा गया पहले, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या पूछा गया, मैंने क्या बोला है। सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। मैंने ये कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर नहीं है, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। अगर पार्टी तय करती है कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे, अगर पार्टी तय करती है बरबीघा से लड़ना है बरबीघा से लड़ेंगे, अगर पार्टी तय करती है हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। विपक्षी लोग आपके पार्टी के फंडिंग पर सवाल किया। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से मैं बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहा हूँ। देश में भाजपा की एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की भी सरकार रही और महागठबंधन की भी सरकार रही। डंके की चोट पर 2.5 वर्ष से हम ये काम कर रहे हैं। बिहार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो कह दे कि प्रशांत किशोर को उसने 1 रुपया भी गलत दिया हो। न मैं कोई पद पर हूँ, न मैं ठेकेदारी करता हूँ, न मैं बालू शराब माफिया हूँ, न मैं एमएलए एमपी हूँ, न अधिकारी हूँ। मैंने 10 वर्ष में जो भी काम किया है वो जनता के सामने है। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जब आप सरस्वती की आप पर कृपा होगी तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने 10 वर्ष में इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर यहीं से जीवन शुरू किया है और पूरे देश में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से वो जगह बनाई है कि देश में जिसके पास भी पैसा है, ज्यादातर बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो जानते हैं, समझते हैं कि प्रशांत किशोर में क्षमता है या ये व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उससे समाज का भला हो सकता है। तो पिछले 10-15 वर्षों में जिन लोगों की मैंने मदद की है उन लोगों से मैं मदद मांग रहा हूं कि आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में एक अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान में कोई गरीब व्यक्ति, कोई साधारण परिवार का लड़का जिसमें क्षमता है, जो समाज का नेतृत्व कर सकता है, वो किसी बालू माफिया, शराब माफिया किसी पीछे न रह जाए। वो सिर्फ इसलिए न पीछे रह जाए कि उसके पिताजी विधायक मंत्री नहीं थे, इसलिए भाई पैसा दो ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सके। जन स्वराज का क्या विजन होगा सर विधानसभा चुनाव में? जन स्वराज का विजन रोज बता रहे हैं। जन स्वराज के जो विजन है वो ये है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा ऐसा न हो जिसको विश्व स्तरीय बेहतर पढ़ाई की सुविधा न हो। जन स्वराज की का विजन ये है कि 15 साल से 50 साल के उम्र का कोई युवा ऐसा न हो जिसके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी न हो। जन स्वराज का विजन ये है कि यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उनको कम से कम 2000 रुपया पेंशन का मिले ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी बिता सके। जन स्वराज का विजन ये है कि बिहार में खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह पैसे कमा सके। जन स्वराज का विजन ये है कि गुजरात की तरह, जैसे गुजरात में अमूल की क्रांति हुई थी, उसी तरीके से बिहार की महिलाओं को घर घर सरकारी गारंटी पर कम से कम 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाए, 4 रुपए सालाना ब्याज पर, ताकि हर घर में महिला कुछ न कुछ काम कर सके, रोजगार कर सके, गाय दूध उत्पादन कर सके, मछली पालन कर सके, मुर्गी फार्म चला सके, सिलाई का काम करे, मिठाई का काम करे। यहाँ पर हम लोग स्वरोजगार चाहते हैं। हम उनमें से नहीं है जो कहता है कि सरकारी नौकरी देकर बिहार सुधार देंगे। जो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी दे देंगे वो पूरे तरीके से फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ, पूरे बिहार में चपरासी जिले के मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि हम आकर नौकरी दे देंगे तो पूरे बिहार में जितनी नौकरी, अगर सबको नौकरी मिल जाए
तो भी 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये झूठ बात है। कोई ये कह रहा है कि हम आकर फैक्ट्री खोल के नौकरी दे देंगे, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री खोलने से 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अगर रोजगार चाहिए तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और घर घर में पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, ताकि लोग अपने घरों में कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। इसीलिए जनसुराज ने जो दावा किया है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो साल भर के अंदर यहाँ पलायन को रोक दिया जाएगा। किसी भी हालत में यहाँ के युवाओं को 6-8 हजार रुपया की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये इस बात की गारंटी जनसुराज की है। भविष्य में एनडीए या गठबंधन में सरकार में अगर समर्थन का जरूरत पड़ता है तो उस स्थिति में आप कहाँ रहेंगे? उस स्थिति में हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि जनसुराज या तो अर्श पर है या फर्श पर है। अगर जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, मत दिया, तो जनसुराज की सरकार बनेगी। अगर नहीं दिया तो हम लोग आगे 5 बरस 10 बरस जितना समय लगे उतना समय संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर के लिए और मैं मानता हूं कि जनसुराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का जरिया नहीं है। एमएलए एमपी मंत्री बनकर ठेकेदारी करना, पैसा कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जितना पैसा, नाम, शोहरत आप एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर कमा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा पैसा, शोहरत पहले से भगवान की दया से हम लोग के पास है। इसके बावजूद अगर यहाँ आए हैं राजनीति में तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि बिहार का सुधार हो, इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस किया जाए। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, प्रयास हम करें या आप करें, किसी न किसी को, बिहार के बच्चे को ही बिहार को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझकर प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता को बात अगर समझ में आएगी तो जनसुराज की सरकार बनेगी, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं है। हम लोग जनता की आवाज बनकर आगे काम करते रहेंगे। आजादी से पहले जिसको भी आप देश में बड़ा नेता हम लोग आज कहते हैं, जिन लोगों ने आजाद कराया देश को, वो लोग तो चुनाव नहीं लड़े, वो एमएलए एमपी नहीं थे। तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? क्या उन्होंने समाज के लिए अच्छा कुछ नहीं किया? आज के जमाने के एमएलए एमपी से तो उन्होंने बहुत ज्यादा समाज के लिए काम किया। तो जनसुराज सिर्फ चुनाव लड़ने, एमएलए एमपी लड़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार बनाना एकमात्र लक्ष्य नहीं है, सत्ता बदलना लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था बदलना लक्ष्य है। और समाज में हम लोग जुड़कर काम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीच में चुनाव आएगा, चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। जनता अगर मदद करती है, आशीर्वाद देती है तो वो काम भी पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार बन भी गई तो भी जनसुराज का जो समाज के स्तर पर प्रयास है वो जैसे अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा।